हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। ये आपका पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के आपके 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के पार्ट को भी कवर करेंगे। तो ऐसे ही आपको इस चैनल पर मिलती रहती है आपकी सर्वे सेकंड की और आपकी रेलवे ब्रिज एंड टनल की भी सीरीज यहाँ पर चल रही है। रेलवे आपका समाप्त हो चुका है, ब्रिज आपका चल रहा है अभी। तो रेलवे ब्रिज एंड टनल की पूरी वीडियो आपको रेलवे के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सॉइल मैकेनिक्स के पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पीछे की सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से सर्वे सेकंड की भी वीडियोज आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है। इसका नाम है मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, यानी कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको सॉइल के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं सॉइल पर ही डिपेंड होता है। सारा लोड आपका किसी न किसी तरीके से सॉइल पर ही आता है, सॉइल ही उसको बियर करता है। तो जब तक आपको सॉइल के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कोई भी स्ट्रक्चर या कुछ भी आप सही से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बनाएंगे भी तो फेल हो जाएगा और फिर वो गिर जाएगा कुछ दिनों बाद। तो इसलिए सॉइल के बारे में पूरी डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, सॉइल का जो वाइड होता है उसमें वो कैसे हम उसको फील कर सकते हैं, वाइड्स को परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कंपैक्शन कैसे हम करते हैं, कंसोलिडेशन उसका कैसे करते हैं, तो पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। आज हम देखेंगे कि मृदा की अपरूपण सामर्थ्य क्या होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर को मृदा का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर को मृदा का ज्ञान होना आवश्यक, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, मान लीजिए ऊपर से लोड आपके दीवार पर आता है, दीवार से होते हुए ये फाउंडेशन पर जाता है, फाउंडेशन से होते हुए ये जो फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है आपकी, वहां पर ये जाके ट्रांसफर कर देता है। तो सारा लोड आपका किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग का, आपका जो भी सॉइल होती है वही सॉइल पर ही लोड आता है, सॉइल ही सारा लोड वियर करता है। तो सबसे पहले हमको सॉइल का अच्छे से टेस्ट करके किस प्रकार की सॉइल है, कहाँ पर हमको सॉइल, उस सॉइल पे किस प्रकार की बिल्डिंग बना सकते हैं, तो सारी चीज़ें चेक करके उस सॉइल पे हम किस प्रकार के फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में, कौन से सॉइल पे कौन सा फाउंडेशन हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ऐसी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, पूरी आपको सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो फाउंडेशन में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलेंगे कि सॉइल के बारे में हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फाउंडेशन अब कौन से टाइप पे कौन सा फाउंडेशन हम बनाते हैं, तो पूरा हम फाउंडेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सिविल इंजीनियर को मृदा का ज्ञान होना आवश्यक है। मृदा की सामर्थ्य हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। भूमि के नीचे प्रत्येक परत भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर मृदा का जलांश, स्थूल घनत्व एवं मृदा की संरचना भिन्न होती है। इस कारण मृदा की अपरूपण सामर्थ्य अलग अलग होती है। जो भी मृदा आपकी होती है, हर जगह की मृदा अलग अलग होती है, उनका जो भी आपका वाटर कंटेंट होता है, बल्क डेंसिटी होती है, या फिर उनकी स्ट्रक्चर होती है, तो सब अलग अलग होती है। इस कारण मृदा की जो अपरूपण सामर्थ्य है ये भी आपकी प्रत्येक जगह की अलग अलग होगी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थूल, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स की धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी, बांधों व तटबंधों, प्रतिधारक दीवारों पर मृदा दाब आदि उपरोक्त सभी मृदा की शक्ति अर्थात अपरूपण सामर्थ्य आश्रित रहती है। नेक्स्ट हमारा है डिफिनीशन, हम क्या दे सकते हैं। मृदा का अपरूपण के प्रति प्रतिरोध उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है। जो अपरूपण होने वाला रहता है, शियर का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्ट्रक्चरल आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर जो आपका मान लीजिए शियर होने वाला रहता है, शियर का मतलब क्या है, वहां से वो टूट जाता है, कट जाता है कहीं से। तो मृदा का जो अपरूपण के प्रति प्रतिरोध होता है, इसको होने से रोकने के लिए जो आपका अपरूपण के प्रति जो प्रतिरोध यहाँ पर लगता है, उसी को हम क्या करते हैं, मृदा की अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। जब मृदा पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो मृदा में अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। यदि बाहरी बल को बढ़ाते जाएं
तो अपरूपण प्रतिबल का मान बढ़ जाएगा और कुछ समय बाद मृदा में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात मृदा भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं कि जब मृदा पर कोई बाहरी बल लगा रहे हैं तो मृदा में आपका अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है, लेकिन यदि बाहरी बल को बढ़ाते जाए तो अपरूपण प्रतिबल का मान बढ़ जाएगा और कुछ समय बाद क्या होगी, मृदा में जो विकृति आ जाएगी और इस प्रकार से मृदा क्या होती है, भंग हो जाती है। नोट में हम देख सकते हैं, विकृति का अर्थ है मृदा का धंस जाना, गड्ढा हो जाना अर्थात नींव धंस जाएगी, प्रतिधारक दीवार आगे सरक जाती है। मृदा पर अपरूपण प्रतिबल आने पर मिट्टी के कणों में विस्थापन प्रारंभ हो जाता है। मृदा की स्वयं की शक्ति इसकी विरोध करती है। अपरूपण प्रतिबल का मान मृदा की अपरूपण सामर्थ्य से अधिक होने पर मृदा में विकृति हो जाती है। जो आपका अपरूपण प्रतिबल होता है, अगर उसका मान अपरूपण सामर्थ्य से अधिक हो जाता है, जो मृदा की अपरूपण सामर्थ्य होती है उससे अगर अधिक हो जाता है तो ही आपकी मृदा में विकृति आ जाती है। और विकृति का मतलब आप समझ रहे हैं, विकृति का मतलब क्या होता है कि मृदा आपकी धंस जाएगी, गड्ढा हो जाएगा या फिर नींव जो होगी वो धंस जाएगी, या प्रतिधारक दीवार जो होगी, जब मृदा धंसेगी तो ये आगे खिसक सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यही आपकी विकृति होती है जब आपका जो मृदा के जो अपरूपण प्रतिबल होता है उसका मान अगर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य से अधिक हो गई तो हमारा क्या होगा कि विकृति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, अर्थात विकृति के विरोध में मृदा द्वारा लगाया गया अधिकतम प्रतिरोध बल मृदा की अपरूपण सामर्थ्य कहलाता है। जो विकृति हमारी होती है या फिर होने वाली होती है, उसी के विरोध में जो मृदा द्वारा लगाया गया अधिकतम प्रतिरोध बल जो होता है वही उसी को हम मृदा की अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मृदा की अपरूपण सामर्थ्य हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा अपरूपण सामर्थ्य के घटक। जो कंपोनेंट्स हैं आपके शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के, उसके घटक कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, मृदा में अपरूपण सामर्थ्य निम्न घटकों से मिलकर बनी होती है। पहला आपका है फ्रिक्शनल कंपोनेंट, दूसरा आपका है कोहेजन कंपोनेंट। तो ऐसे हम देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं फ्रिक्शनल कंपोनेंट्स को। मृदा कणों को आपस में गुथे रहने एवं आपस में घर्षण के कारण ये आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल कंपोनेंट होता है। दूसरा आपका है ससंजन यानी कि कोहेजन कंपोनेंट, वह बल जिसके कारण मृदा कण आपस में चिपके या सटे रहते हैं वही आपका ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है कणों का ससंजन मुख्यतः उनके चारों ओर के अधिशोषित जल के बीच अंत आणविक बंध के कारण होता है, जो मृदा के जलांश, कण परिमाण एवं संघनन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा है सिविल इंजीनियरिंग में अपरूपण सामर्थ्य का उपयोग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको हमको जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं। मृदा की धारण क्षमता प्राप्त करने के लिए पहला उपयोग है आपका अपरूपण सामर्थ्य का। दूसरा हमारा है नींवों के अभिकल्पन में, मृदा के बांधों एवं तटबंधों के अभिकल्पन में। फिर आपका है प्रतिधारक दीवारों के अभिकल्पन है। रिटेनिंग वॉल्स आप समझ रहे होंगे, आपको ड्राइंग में भी मिल जाता है रिटेनिंग वॉल्स। तो यहाँ पर ये सारे उपयोग है, इसके कारण हम सिविल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग करते हैं अपरूपण सामर्थ्य का। नेक्स्ट हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम विश्राम, एंगल ऑफ रिपोज आपका क्या होता है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। आप देख सकते हैं क्षैतिज से बना वह कोण जो मृदा स्वयं प्राकृतिक तरीके से खिसक कर बनाती है विश्राम कोण कहलाता है। क्षैतिज से बना वह कोण जो मृदा स्वयं प्राकृतिक तरीके से अगर मृदा खिसक जाती है तो उसका क्षैतिज से जो कोण बनता है वही आपका विश्राम कोण कहलाता है। ठीक है, यदि मृदा को उसे लगभग ऊर्ध्वाधर या तीखे ढाल की तरह रखने का प्रयास किया जाए तो मृदा बिना प्रतिधारक दीवार का निर्माण किए नहीं रुक सकती। यदि मृदा को ढीली अवस्था में ढेर के रूप में छोड़ दे तो कुछ समय बाद मृदा आपकी ढहकर एक स्थिर स्थिति में आ जाएगी। विश्राम कोण का मान निम्न घटकों पर आश्रित होता है। पहला आपका है मृदा कणों के विशिष्ट घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। दूसरा आपका है मृदा कणों की आकृति यानी कि शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। फिर आपका है कणों के परिमाण एवं श्रेणीकरण, जो साइज एंड ग्रेडेशन आपका होता है कण का, उस पर ये डिपेंड करता है। नोट में हम देख सकते हैं
मृदा का ढीली अवस्था में विश्राम कोण का मान मृदा के आंतरिक घर्षण कोण के बराबर होता है। मृदा का जो ढीली अवस्था में विश्राम कोण का मान होता है मृदा के आंतरिक घर्षण कोण के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, ये भी आपको पूछता है सवाल में। कूलम्ब का नियम आपका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो फार्मूला है एक उसको हम याद रखेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो बार बार पूछा जाता है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी कूलम्ब्स लॉ पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो फार्मूला भी उसका दिखाएंगे। देखिए, फ्रांसीसी अभियंता कूलम्ब ने सन 1776 में अपरूपण सामर्थ्य हेतु एक सिद्धांत समीकरण के रूप में बनाया जिसे हम कूलम्ब का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी अभियंता कूलम्ब ने 1776 में अपरूपण सामर्थ्य हेतु एक सिद्धांत समीकरण के रूप में बनाया जिसे हम कूलम्ब का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मृदा की अपरूपण सामर्थ्य मृदा कणों में ससंजकता यानी कि कोहेजन, मृदा पर आने वाले अविलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है एवं मृदा कणों के आंतरिक घर्षण कोण पर आश्रित होती है। जो आपके नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं और मृदा कणों के आंतरिक घर्षण कोण जो होता है उस पर ये आश्रित होती है। तथा अपरूपण सामर्थ्य अविलंब प्रतिबल जो आपके नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से जो आपका समीकरण इन्होंने दिया था, ये समीकरण क्या है कि टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, ये आपका टाउ एफ है सबसे पहले जो दिया है, जिसको हम कूलम्ब्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, ये आप याद रखेंगे। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी पूछता है और आपके सेमेस्टर में भी पूछेगा। जब भी कहीं कूलम्ब्स लॉ आपसे पूछा जाता है तो वहां पर ये फार्मूला आप जरूर दिखाइए, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। टाउ एफ आपका क्या है, यहाँ पर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य है, शियर स्ट्रेंथ को हम टाउ एफ से डिनोट कर रहे हैं। फिर आपका है सी क्या है, मृदा की ससंजकता कोहेजन है। सिग्मा आपका क्या है, अभिलंब प्रतिबल, सिग्मा हम नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। फाई आपका क्या है, कणों के बीच जो आंतरिक घर्षण कोण होता है वो आपका फाई हो गया। tan फाई क्या है, आंतरिक घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट है ये किसका, इंटरनल फ्रिक्शन का। तो यहाँ से आपको ये समीकरण याद रखना है, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। ये आपका कौन सा समीकरण है, कूलम्ब का ये समीकरण। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कूलम्ब के समीकरण पर आधारित वक्र, अलग अलग वक्र दिखाए गए हैं यहाँ पर कूलम्ब के समीकरण पर आधारित। कूलम्ब के समीकरण द्वारा विभिन्न गुणों वाली मृदाओं को वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अलग अलग गुण की जो मृदा है उनको कर्व के द्वारा देखेंगे, कर्व के द्वारा दर्शाते हैं। इसे उपकरणों द्वारा प्राप्त मानों से दर्शाया जाता है। पहला आपका क्या है कि घर्षण युक्त ससंजक मृदा जो कोहेजिव फ्रिक्शनल सॉइल होगी, जिन मृदा कणों में घर्षण एवं ससंजकता का गुण होता है उनके लिए कूलम्ब वक्र समीकरण निम्न है। उनके लिए जो समीकरण है टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। और इसके लिए वक्र हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा इधर हो गया, ये आपका शियर स्ट्रेस है टाउ एफ यहाँ पर हो गया। और फिर हम देखते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एंगल हो गया आंतरिक जो घर्षण कोण होता है, ये आपका सी हो गया ससंजकता। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जिसमें ससंजकता भी होगी और आपका यहाँ पर देख सकते हैं घर्षण एवं ससंजकता दोनों होगी, तो हम उसको उस जो मृदा होगी उस मृदा को हम इस वक्र के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक सरल रेखा का समीकरण है जो वाई एक्सिस को सी दूरी पर काटती है। सी दूरी मृदा की ससंजकता के परिमाण को दर्शाती है। यह रेखा एक्स एक्सिस से फाई कोण बनाती है जो मृदा का आंतरिक घर्षण कोण होता है। नेक्स्ट हमारा असंजक मृदा, कोहेजन लेस सॉइल। यदि मृदा असंजक है, जैसे शुद्ध रेत अर्थात कण मोटे होते हैं, वहां सी इक्वल टू 0 तथा टाउ एफ रेखा की वाई एक्सिस पर काट शून्य होगी, अर्थात रेखा मूल बिंदु से होकर निकलेगी तथा एक्स एक्सिस से फाई कोण बनाती है। यहाँ पर क्या होगा कि सी इक्वल टू 0 हो गया तो सी की कोई वैल्यू होगी ही नहीं। फिर हमारी जो रेखा होगी जो आपकी वाई एक्सिस यहाँ पर मूल बिंदु से निकलेगी, जो मूल बिंदु होगा वहां से निकलेगी, कोई डिस्टेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा।
इसका मतलब यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं इस फिगर में। जैसे यहाँ पर सी का कुछ मान है, इसमें ससंजकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका सी इतनी दूरी तक है, आपका सी इतना ससंजकता है इसमें। फिर यहाँ से ये काट रही है इस वाई एक्सिस को, और इसके बाद यहाँ से जो छाती से कोण बना रही है, ये आपका आंतरिक घर्षण कोण हो गया। अगर जिसमें जो मृदा असंजकता वाली होगी उसमें ससंजकता कोहेजन होगा ही नहीं, तो सी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि सी आपका होगा ही नहीं कुछ भी। ये जो मूल पॉइंट है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से ही आपका जो एंगल होगा वो आपका यहाँ से एंगल बन जाएगा। यही आपको मिलेगा नेक्स्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए ये फिगर आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका अपरूपण प्रतिबल है, ठीक है, शियर स्ट्रेस। ये आपका अविलंब प्रतिबल है, नॉमिनल जो स्ट्रेस होता है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपका ससंजकता है ही नहीं, कोहेजन लेस हम पढ़ रहे हैं तो ससंजकता नहीं होगी। तो जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्षैतिज से, यही मूल बिंदु से ये एंगल बनेगा। ये आपका 5 हो गया। टाउ या फिजिकल टू क्या, इसके लिए फार्मूला क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। आपका फार्मूला था टाउ एफ इजकल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ से हम देखते हैं टाउ एफ इजकल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ठीक है। ये फार्मूला तो आपका है ही, जिसमें कोहेजन होगा, जो ससंजक मृदा होगी उसके लिए तो यही फार्मूला आपका है। जो कोहेजन लेस होगा तो सी आपका क्या है, कोहेजन को डिनोट करता है, तो उसमें क्या होगा, जो कोहेजन लेस होगा उसमें सी का मान जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, उसके लिए फार्मूला बन जाएगा टाउ या फिजिकल टू सिग्मा टेन फाइव। सी का मान तो होगा ही नहीं, सी का मान आपका जीरो हो गया, तो इसको हम हटा, जीरो को तो लिखते नहीं है। तो आपका यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा टाउ या फिजिकल टू सी, सॉरी, टाउ एफ इजकल टू सिग्मा टेन फाइव। तो आप समझ गए होंगे कि ससंजक मृदा अगर है तो उसके लिए आपका ये फार्मूला यूज, इसी फार्मूले में हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो टाउ एफ इजकल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव हो गया, क्योंकि इसमें कोहेजन है और सी आपका कोहेजन को ही डिनोट करता है। और इसमें क्या है, ये तो आपका कोहेजन लेस है, आप उसी टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं, कोहेजन लेस। तो इसमें क्या होता है, सी इजकल टू जीरो होता है। तो जो फार्मूला होगा उसमें सी का मान हम जीरो रख देंगे, और सी का मान जब जीरो रख दिए तो सी आपका हट जाएगा, टाउ एफ इजकल टू सिग्मा टेन फाइव। यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाया गया। तो ये आपका कोहेजन लेस के लिए है, सी का मान इसमें जीरो है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, आपका फार्मूला यहाँ पर दिखाया गया समीकरण के द्वारा। टाउ एफ इजकल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव आपका इक्वेशन होता ही है। सी आपका जीरो है क्योंकि कोहेजन लेस होता है, तो टाउ एफ इजकल टू जीरो प्लस सिग्मा टेन फाइव है। यहाँ से आपका फार्मूला आ गया टाउ एफ इजकल टू सिग्मा टेन फाइव। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट हमारा है, कोहेजिव सॉइल। केवल ये ससंजक मृदा है, यदि सूक्ष्म कण वाली मृदा है और उसमें केवल ससंजकता है, जैसे शुद्ध मृत्तिका केवल ससंजकता है, पहला वाला जो हम पढ़ रहे थे, आप ध्यान से देखिए और एक दूसरे को रिलेट करके पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। पहला वाला जो आपका था उसमें ससंजक भी था और घर्षण भी था, ठीक है। दूसरा जो था वो असंजक था, कोहेजन लेस था। तीसरा हमारा केवल ससंजक है। तो यदि सूक्ष्म कण वाली मृदा है उसमें केवल ससंजकता है, जैसे शुद्ध मृत्तिका, प्योर क्ले जिसको हम बोलते हैं, फाइव इजकल टू जीरो। इसमें क्या होगा, घर्षण नहीं है, क्या आप समझ रहे हैं, घर्षण नहीं है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, फाई का मान क्या होगा, जीरो होगा। जो एंगल होगा वो आपका जीरो होगा, कोई एंगल नहीं होगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप अपने खुद से आप एक ग्राफ बना सकते हैं कि इसका क्या ग्राफ होगा अगर एंगल नहीं है तो। इसमें ससंजकता होगी लेकिन एंगल नहीं होगा, ससंजकता होगी तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए, पहले हम आपको बता रहे हैं, फिगर अभी नहीं दिखाएंगे। तो ये आपका क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, इसमें क्या ससंजकता है, ठीक है, ससंजकता है तो ये इस पॉइंट पे काट देगा वाई एक्सिस को। और यहाँ से क्या है कि इसमें एंगल नहीं है, तो यही आपका फिगर, यही आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। कोई एंगल होगा ही नहीं इसमें, तो एंगल हम दिखाएंगे नहीं, केवल ये जो आपका लाइन है ये लाइन रहेगा कोहेजन वाली। तो यहाँ पर क्या हो गया कि टाउ एफ रेखा सी दूरी पर एक्स एक्सिस के समानांतर होगी, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस को काट रही है। ऐसी मृदा को सी मृदा कहते हैं, यानी कि कोहेजन मृदा, कोहेजिव सॉइल कहते हैं हम। वक्र क्षैतिज प्राप्त होता है, जो वक्र होगा आपका क्षैतिज, जो अभी हमने दिखाया आपको तो बस वक्र देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो भी यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, अगर पॉइंट को समझ रहे हैं और एक बार इनको क्लियर समझ लिए तो आपको फिर वक्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही बना सकते हैं। यहाँ से जो फार्मूला भी होगा, क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर जो फाई का मान है जीरो है, तो आपका फार्मूला क्या था, यहाँ पर टाउ एफ इजकल टू सी प्लस, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा इस फार्मूले को, सिग्मा टेन फाइव,
ठीक है। यहाँ पर पहले आपका कोहेजन था और घर्षण था, दोनों था, तो आपका ये पूरा फार्मूला हम यूज कर रहे थे। दूसरा आपका कोहेजन नहीं था, कोहेजन लेस था, तो हम क्या करें, सी का मान 0 पर रख रहे थे, तो टाउ एफ इक्वल टू सिग्मा tan फाई आपका फार्मूला आ गया। तीसरा आपका क्या है कि आपका कोहेजिव सॉइल है, उसमें कोहेजन होगा, सी का मान होगा, लेकिन यहाँ पर फाई घर्षण नहीं है, फाई का मान हमारा 0 है। अगर फाई का मान अगर हम 0 रखते हैं तो tan फाई टोटल ये मल्टीप्लाई है सिग्मा tan फाई दोनों आपस में, तो जब किसी का 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका उसका मान टोटल वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो यहाँ से ये पूरा 0 हो जाएगा, फाई का मान अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा सिग्मा tan फाई का मान, तो यहाँ से ये पूरा हट जाएगा और केवल फार्मूला जो आपका आएगा टाउ एफ इक्वल टू सी। टाउ एफ आपका क्या होगा, जो अपरूपण प्रतिबल होगा जिसे वो कोहेजन के बराबर होगा, तो यहाँ से आपका फार्मूला आ गया टाउ एफ इक्वल टू सी। तो ये हो गया आपका टाउ एफ इक्वल टू सी, ये फार्मूला आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका जो फिगर दिख रहा है, इसमें हम देख सकते हैं, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें क्या है कि आपको पहले हमने बता दिया था, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका अवलंब प्रतिबल, ये आपका अपरूपण प्रतिबल, ये सब तो सेम ही है। यहाँ आपको कोहेजन है, कोहेजिस वाली हम पढ़े, इसमें कोहेजन है, तो ये आपको सी दूरी पे आपको दिखाया जा रहा है, ये कोहेजन है। और ये आपको वाई एक्सिस को ये सी दूरी पर ये काट रहा है, और जो कि आपके एक्स एक्सिस के समानांतर है। इसमें एंगल है ही नहीं, फाई का मान 0 है, अगर एंगल होता तो यहाँ से कोई एंगल हमारा बनता, क्योंकि कोहेजिस वाली थी तो संजक तो होता ही, सी का मान यहाँ पर होता, इसको यहाँ पर काटता और यहाँ से कुछ एंगल बनाता, लेकिन एंगल है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि एंगल हम नहीं बनाएंगे, केवल ये लाइन जो होगी आपकी एक्स एक्सिस के समानांतर होगी, और यहाँ पर जो टाउ एफ का मान होगा सी के बराबर होगा, क्योंकि फाई का मान 0 है, तो सिग्मा tan फाई टोटल आपका वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार का आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे कि कूलम्ब का नियम क्या है, और कूलम्ब के समीकरण पर जो आधारित वक्र था उसको हम कैसे देखते हैं। 3 प्रकार के आपके होते हैं, तो तीनों आप अच्छे से समझिएगा। अपरूपण सामर्थ्य ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा